थे हिंदी सैंपल पेपर फर्स्ट के हम पैसेज को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक क्लास 9th के लिए रहेगा फॉर 2023-24 का ये सेट है जो अभी आपको काम आ सकता है। चलिए सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ने से शुरू करेंगे। ये हमारा पैसेज सामने दिया गया है। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, इसके आगे सारी समस्याएं बौनी है, लेकिन समस्या एक प्रतिभा को खुद दूसरी प्रतिभा से होती है। बहुमुखी प्रतिभा होना अपने भीतर एक प्रतिभा की वजह दूसरी प्रतिभा को खड़ा करना है, इससे हमारा नुकसान होता है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि यहाँ पर बहुमुखी होने से मतलब यहाँ पर जो बात है ये पूरी इसी के बारे में, बहुमुखी होने के बारे में की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ हिस्सा हम यहाँ पर वो कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे। बहुमुखी प्रतिभा का होना अपने भीतर एक प्रतिभा के वजह दूसरी प्रतिभा का खड़ा होना, इससे हमारा नुकसान होता है। मन की दुनिया यहाँ पर एक दिया गया मन की दुनिया के एक विशेषज्ञ का कहना है, कहती हैं कि बहुमुखी होना आसान है बजाय एक विषय का विशेषज्ञ होने की तुलना में। यहाँ पर बोल रही है कि बहुमुखी होना बहुत ज्यादा आसान है बजाय एक विषय के विशेषज्ञ होने में। बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं। कई विषयों पर उनकी पकड़ इसलिए होती है क्योंकि वे एक में स्पर्धा होने पर दूसरे की ओर भागते हैं। वे आलोचना से भी डरते हैं, ये भी हमें बहुमुखी लोगों के बारे में एक चीज मालूम चल रही है, और अपने काम में तारीफ ही तारीफ सुनना चाहते हैं। बहुमुखी लोग में सबसे महान माने जाने वाले माइकल एंजेलो से लेकर अपने यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई लोग हैं, लेकिन आज ऐसे लोगों की पूछ परख कम है। ऐसे लोग प्रतिभाशाली आज भी माने जाते हैं, लेकिन असफल होने की आशंका उन्हें उनके लिए अधिक होती है। आज वे लोग विंची सिंड्रोम से पीड़ित माने जाते हैं, जिनकी पकड़ 2-3 या इससे भी ज्यादा क्षेत्रों में हो, लेकिन हर क्षेत्र में उनसे बेहतर उम्मीदवार मौजूद हो। बहुमुखी प्रतिभा वाले लोगों के भीतर कई कामों को साकार करने की इच्छा बहुत तीव्र होती है। उनकी उत्सुकता उन्हें एक से दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने को बाध्य करती है। समस्या तब होती है जब यह हाथ आजमाना दखल करने जैसा हो जाता है। वे ना इधर के रह जाते हैं और ना उधर के। प्रबंधन की दुनिया में एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए का मंत्र ही शुरू से प्रभावी रहा है। यहाँ उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता जो सारे अंडे एक टोकरी में ना रखने की बात करता है। हम दूसरे क्षेत्रों में हाथ आजमा सकते हैं, पर एक क्षेत्र के महारथी होने में ब्रेकर की भूमिका ना अदा करें। तो इसमें हमारे जो हम समझ पाए हुए पैसेज से बहुमुखी होने के बारे में बताया गया है। कुछ बातें हमें इसमें कही गई हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए और इसी के बेस पर हम यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले दिया है कि बहुमुखी लोगों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो वे स्पर्धा से घबराते हैं, आलोचना से नहीं डरते। तो अभी जब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे तो हमें कुछ बातें यहाँ पर नजर आई थी। इसको मैं एक बार थोड़ा साफ कर दूं। यहाँ पर हमें कुछ बातें नजर आई थी। बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं और वे आलोचना से भी डरते हैं। तो इसके अनुसार हमारा पहला कथन सत्य है और ये दूसरा वाला हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने नहीं दे दिया। तो जहाँ दूसरा है वो ऑप्शन हटा देंगे हम, ये हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब हमें देखना है कि तीसरे चौथा में से तो बहुमुखी लोगों की पूछ परख कम होती है, ये बात भी हमारे लिए देखने को मिली थी। इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुमुखी लोग, जब रविंद्रनाथ टैगोर की बात की गई थी, ये दिया है कि लेकिन आज ऐसे लोगों की पूछ परख कम होती है। तो इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन मतलब पहला और तीसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व शब्द का गद्यांश से चुनकर पर्यायवाची लिखिए। तो विश्व शब्द का मतलब यहाँ पर दुनिया से हो रहा है। असफल प्रतिभाशाली किस रोग से पीड़ित होते हैं। तो असफल प्रतिभाशाली लोग, हम यहाँ पर एक सिंड्रोम के बारे में दिया गया था, हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर ये दिया था विंची सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, ये दिया है। आज वे, लेकिन आज असफल होने की आशंका ज्यादा होती है और आज वे विंची सिंड्रोम से पीड़ित माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे विंची सिंड्रोम से पीड़ित माने जाते हैं। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए नामक मंत्र के क्षेत्र में प्रभावी होता है। तो ये हमारे लिए यहाँ नीचे दिया गया था और यहाँ पर बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। प्रबंधन की दुनिया में एक के साधे सब साधे, और ये वाली बात प्रबंधन की दुनिया से की गई थी। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रबंधन क्षेत्र में। पांचवा क्वेश्चन दिया है, बहुमुखी प्रतिभा से व्यक्ति का नुकसान होता है। ये बात हमारे लिए पैसेज में शुरुआती रूप में दी गई थी। बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति की उत्सुकता उन्हें दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने को बाध्य करती है, ये वाली बात भी सही है।
तो जहां पर कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, इसलिए हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए आप बताइएगा कि आपसे कितने सवाल बने। पैसेज काफी आसान था ये। तो हेलो बच्चों, हम करने जा रहे हैं हिंदी सैंपल पेपर सेकंड, जो 2023-24 का सेट है। क्लास 9 के लिए आपका सेट रहेगा। चलिए इसको हम रीड करते हैं। पहला अनुच्छेद दिया गया है, इसमें 5 नंबर का आता है क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि जो लोग अपनी असफलताओं के लिए या जीवन में गतिरोध के लिए बाहरी हालातों को जिम्मेदार ठहराते हैं, वे लोग या तो गलत हैं या हालात से डरते। वे या तो जीवन को समझ नहीं पाए या उलझने में फंसे हुए हैं। वे या तो आलसी हैं या कर्मणी हैं। एक कारण और भी हो सकता है कि उनकी नीति और नियत में मेल ना हो। यह अति आवश्यक है कि नियत और नीति दोनों एक ही सूत्र में प्रोई हुई अर्थात मेल करती हों। ऐसा कदापि संभव नहीं है कि नियत मानसिक इच्छा है और जो खोटी भी हो सकती है और खरी भी। खोटी नियत वाला व्यक्ति कदापि संसार में ज्यादा नहीं टिक सकता, और यदि टिकेगा तो बहुत कम समय के लिए, केवल तब तक जब तक उसकी नियत खुलकर सबके सामने नहीं आती, क्योंकि नीति की जननी नियत है, और जब जननी में ही दोष है तो संतान में कोई ना कोई विकृति अवश्य आ जाएगी। हालातों को असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं लगता, क्योंकि हालात तो उनके साथ भी वही होते हैं या लगभग वैसे वही होते हैं जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यदि व्यक्ति अपनी असफलताओं को जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकता तो अपनी सफलता की जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं है। जीवन का असली आनंद तो तब है जब परिस्थितियां विषम हो। जैसे कि हमने इसको पढ़ा तो हमें इसमें समझ में आया कि कुछ जो मेन यहाँ पर बात की गई है वो असफलताओं के ऊपर बताया गया कि जो व्यक्ति परिस्थितियों हालातों के लिए बता देते हैं, जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि ऐसी हालात थे इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। और मतलब वही बात की गई है, या तो आलस अकर्मण्य वाली बात है। नियत और नीति, नियत कहलाता है कि हम जो करना चाहते हैं, नीति वो कहलाता है जो हम करते हैं। तो अगर इसमें मेल नहीं खाता, इस प्रकार से सवाल दिए गए थे। चलिए हम इसको अब सवाल को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर नीचे पहला क्वेश्चन दिया है, किस तरह के लोग की नियत और नीति में मेल नहीं रहता। कैसे लोगों की नियत और नीति में मेल नहीं रहता? जो अकर्मण्य और आलसी लोग होते हैं, हमने अभी जस्ट यहाँ पर पढ़ा, और हालात को जिम्मेदार ठहराने वाले और जीवन को ना समझने वाले। ये दिया है जीवन को समझ नहीं पाए, मतलब को जीवन को ना समझने वाले और हालात को जिम्मेदार ठहराने वाले। खुलकर जीने वाली बात यहाँ पर नहीं की गई थी, तो चौथा ऑप्शन हम हटाएंगे। सबसे पहले चौथा ऑप्शन ही हट गया। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन सही लगे तो 1, 2, 3 हमारा घ ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि खोटी नियत वाला व्यक्ति इन संसार में क्यों नहीं टिक पाता। क्योंकि अवगुणों की बात नहीं की गई, समय का उसकी बात नहीं की गई, इसकी बात भी नहीं की गई, नियत और नीति के कारण की बात की गई थी। यहाँ पर असफलता के लिए किसे जिम्मेदार ठहराना नहीं चाहिए, तो असफलता के लिए हमें देखिए यहाँ पर हालातों की बात की गई। जैसे हमने इसको पढ़ना चालू किया था, सबसे पहले ये हालातों के बारे में ही दिया था। आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने नीति की जननी किसे कहा है। तो लेखक ने नीति की जननी नियत ये लिखा है, क्योंकि नीति की जननी नियत है, तो लेखक ने नीति की जननी नियत को कहा है। अंतिम सवाल, कथन ए और कथन कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। जीवन का असली आनंद विषम परिस्थितियों से ही मिलता है, ये बात सत्य है। जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में हार ना मानकर उसका सामना करता है, वह निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर विषम परिस्थितियों के बारे में बात की गई, यहाँ पर भी विषम परिस्थितियों के बारे में बात की गई, तो दोनों बातें सही हैं और इसका सही व्याख्या भी है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसमें गा ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपने हिंदी के सेट के लिए। सैंपल पेपर 3 हिंदी अगेन क्लास 9 के लिए है। तीसरा सेट है जो हम करने जा रहे हैं। चलिए इसके अध्याय को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हंसी हमारे भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन का सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेने से शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिलाकर उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला और कौशलों से भली है।
जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान का कहना है कि सदा अपने कर्मों पर खींचने वाला हेरिकल्स बहुत कम जिया और प्रसन्न मन डेमोक्रिटस 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कभी कहता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो क्या खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने पुस्तक लिखी। उसमें कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देगी। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से एक हंसोड़ आदमी को ले जाना बहुत अधिक लाभकारी होगा। चलिए देखते हैं इसमें हंसी के महत्व के बारे में हमारे लिए बताया गया है, तो हम प्रयास करेंगे कि हम इनके आंसर को अच्छे तरीके से देख पाए। हेरिकल्स और डेमोक्रिटस के उदाहरण से लेखक का क्या कहना चाह रहे थे? तो यहाँ पर एक बात है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, ये वाली बात यहाँ पर दी गई थी। और प्रसन्नित व्यक्ति लंबे समय तक जीता, क्योंकि यहाँ पर 109 वर्ष की बात की गई थी। तो पहला और ये चुपचाप नाम जीना नहीं, ऐसा कुछ बात हमसे नहीं की गई। तो तीसरा ऑप्शन हम जैसे हटाएंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जो चुपचाप जीना चाहिए नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंसी को एक शक्तिशाली इंजन के समान कहा गया है, क्योंकि हंसी क्या करता है? आयु कम करेगा? नहीं। प्राण रक्षा? नहीं। इसका है शोक व दुखों की दीवार को ढाने में सक्षम होता है। हंसी भीतरी आनंद को कैसे प्रकट करती है? हंसी आप खिलखिलाकर हंसने से प्रकट हो सकता है आपका भीतरी आनंद। और डेमोक्रिटस कितने वर्ष जिया था? तो डेमोक्रिटस 109 वर्ष जिया था। ये वाली बात ये अभी मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, ये आपको यहाँ मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे अंतिम सवाल की ओर। प्राण रक्षा के लिए मनुष्य के चित्त का प्रसन्न होना आवश्यक है। ये बात भी सच है। एक हंसोड़ मनुष्य उदास वातावरण को भी प्रफुल्लित से भर देगा। तो यहाँ पर दोनों बातें सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें कारण ये सही है और कारण भी सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर हम खा के साथ जाएंगे। चलिए आप बताइएगा कि आपको कितने यहाँ पर सवाल बने। तो हेलो बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं सैंपल पेपर 4 की ओर। हिंदी का सेट है क्लास 9 के लिए 23-24 वाला ये सेट हम कर रहे हैं। सवाल सबसे पहले ये दिया गया है कि हर मनुष्य या समाज या राज्य के लिए कुछ गहराई का होना और कहीं न कहीं उसकी जड़ें होना अति आवश्यक है। जब तक उनकी जड़ अतीत में ना हो तब तक उनकी कोई गिनती नहीं होती। और अतीत आखिर पीढ़ियों के अनुभव और कई प्रकार की समझ बूझ का संचय है। आपके पास इसका होना बहुत जरूरी है, वरना आप किसी दूसरी चीज की एक घटिया नकल मात्र रह जाएंगे। एक व्यक्ति या समूह के नाते आपको इसका कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी ओर यह भी है कि केवल जड़ों तक सीमित नहीं रहा जा सकता। जड़ों में भी अंकुर फूटकर जब तक ऊपर धूप और खुली हवा में नहीं आते, तो जड़ें भी संकट में पड़ जाती हैं। सुसंस्कृत मन की जड़ भले ही अपने अंदर ही हो, लेकिन उसके दरवाजे और खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। उसमें दूसरों की दृष्टि को पूरी तरह समझने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए, भले ही वह उससे हमेशा सहमत ना हो। सहमत और असहमत का सवाल तभी उठता है जब आप किसी चीज को समझते हैं। अन्यथा आंख बंद करके स्वीकार कर लेना है, जिससे किसी भी चीज के बारे में सुसंस्कृत दृष्टि नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर समाज के बारे में बोल रहे हैं और एक बहुत ही बढ़िया इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार से जड़ें होती हैं, जैसे पेड़ है इसकी जड़ें हैं, तो हमारी जड़ें हमारा क्या है? हमारा समाज है और यही हमारी जड़ें होती है। गहराई हुनन में बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारा पूर्वज है, यही हमारा इतिहास है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर सिर्फ जड़ों में आप रहेंगे, सिर्फ पुरानी बातों में ध्यान देंगे तो नई बातें कभी आप सोच ही नहीं पाएंगे। नई बातों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो खिड़कियों की बात की गई, जैसे नया पौधा रहता है, वो यहाँ पर ये भी ऊपर अंकुर होना भी जरूरी है। कुछ नए विचारों में भी बढ़ना जरूरी है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारी जड़ों का अतीत से जुड़ा होना आवश्यक है, क्योंकि इससे मनुष्य की पहचान होती है, क्योंकि इससे समाज की पहचान होती है। ठीक है,
क्योंकि इससे मनुष्य के पद की पहचान होती है, ये वाली बात गलत हो गई है। तीसरी बात गलत है यहाँ पर, तो तीसरी बात हम यहाँ से हटा देंगे, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। पहली और दूसरी बात सही थी, और क्योंकि इससे हमारे राज्य की पहचान होती है भी हम बोल सकते हैं। एक बार हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि हर मनुष्य, समाज या राज्य के लिए कुछ ना कुछ गहराई होना आवश्यक है, मतलब कि कथन ए पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लेखक के अनुसार अतीत के अंतर्गत क्या शामिल है? तो लेखक के अनुसार अतीत के अंदर अपनी पुरानी पीढ़ियों के अनुभव शामिल है। हमने यहाँ पढ़ा था कि आखिर अतीत आखिर पीढ़ियों के अनुभव से, ये वाली बात थी जो इसमें हमने पढ़ा कि अपनी पुरानी पीढ़ियों के अनुभव से। गद्यांश के अनुसार सुसंस्कृत दृष्टि के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे लिए सुसंस्कृत दृष्टि का ये वाली बात की गई थी, एक बात यहाँ पर दिया गया था, और एक थोड़े ऊपर कहीं ये बात थी हमारे पास, ये जो दरवाजे खिड़की खुले रहे उससे, उसमें दूसरे की दृष्टि पूरी तरह समझने को होना चाहिए। और तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन जो दिया गया है कि समाज के बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, यहाँ पर हमसे पूछा गया नहीं, तो नहीं में ये वाली बात तो सही थी, और नई दृष्टि देती है, अतीत से जोड़ के रखती है। यहाँ अतीत से दूर नहीं होना हमारे लिए, और इसलिए हमसे यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो ये हम ऑप्शन नंबर खा के साथ चले जाएंगे। सहमति और असहमति का प्रश्न कब उठता है? तो यहाँ पर हमारे लिए दिया गया था कि सहमति और असहमति का सवाल तब उठता है जब आप किसी चीज को समझते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कि विश्वास वाली बात नहीं थी, यहाँ पर ये आ जाएगा, तो जब किसी चीज को व्यक्ति समझता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सुसंस्कृत दृष्टि को आवश्यक क्यों माना गया है? तो सुसंस्कृत दृष्टि को आवश्यक इसलिए माना गया है क्योंकि मनुष्य, ये स्वार्थ वाली बात यहाँ पर कोई नहीं थी, समाज की उपेक्षा नहीं थी, ये भी नहीं था, इसका ये था क्योंकि यह मनुष्य समाज को पहचान के लिए आवश्यक होता है। चलिए तो बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बने यहाँ पर। चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं सैंपल पेपर 5 की ओर, हिंदी, और ये क्लास 9 के लिए सेट रहेगा। चलिए हम इसको पढ़ना सबसे पहले चालू करते हैं। आज का विद्यार्थी भविष्य की सोच में बहुत अधिक ही लग गया है। भविष्य कैसा होगा, वह भविष्य में क्या बनेगा, इस प्रश्न में सुलझाने में या दिव्या स्वप्न देखने में बहुत समय नष्ट कर देता है। भविष्य के बारे में सोचिए, लेकिन भविष्य को वर्तमान पर हावी होने मत दीजिए, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य की नींव बन सकता है। अतः नींव को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि भान तो भविष्य का भला ही हो, लेकिन ध्यान वर्तमान पर रहे। आपकी सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप एक स्वप्न लें, सोचे कि आपको क्या बनना है और उसे क्या करना है, और उस स्वप्न के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दें। वर्तमान रूपी नींव को मजबूत रखेंगे, और यदि वर्तमान रूपी नींव मजबूत बनती है तो भविष्य का भवन आवश्यक बन जाएगा। जितनी मेहनत हो सके करें, निराशा को अपने जीवन में स्थान ना दें। यह सोचते हुए समय खराब ना करें कि अब मेरा क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ऐसे में आपका समय नष्ट हो जाएगा, और जो समय नष्ट करता है तो समय उसे नष्ट कर देता है। वर्तमान में समय का सदुपयोग भविष्य के निर्माण में सदा सहायक होता है। भविष्य के बारे में अधिक सोचना, अधिक चर्चा करने से चिंताएं घेर लेती हैं। ये चिंताएं वर्तमान के कर्मों में बाधक उत्पन्न करती हैं। ये बाधाएं हमारे उत्साह को, लगन को धीमा करती हैं, और लक्ष्य हमसे दूर होते चला जाता है। निस्संदेह भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए, किंतु वर्तमान को विस्मृति नहीं करना चाहिए। भविष्य की नींव बनाने में वर्तमान का परिश्रम भविष्य की योजनाओं से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर हमसे बात किया गया है कि हमें जो बहुत ज्यादा हम अगर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उससे हमें रोका गया है इनके द्वारा। चलिए हम इसको आगे पढ़ेंगे, क्या इसमें दिया गया है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अब ये बढ़िया है। यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। आज का विद्यार्थी अपना समय किन बातों में नष्ट कर देता है? तो यहाँ पर हम इसका आंसर करेंगे, आज का विद्यार्थी भविष्य की सोच में, दिखावे करने में, और उसके बाद है स्वप्न। अपना समय किन बातों में नष्ट कर देता है? तो यहाँ पर सभी ठीक है। यथार्थ जीवन में तो मतलब ऐसा होगा नहीं कि यथार्थ में नष्ट कर देगा। समय नष्ट करने की बात की गई है, तो यथार्थ में तो समय नष्ट होगा नहीं, चौथा होगा नहीं। तो 1, 2, 3 के साथ हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारी सफलता का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? तो हमारा सफलता का मूल मंत्र होना चाहिए, स्वप्न देखकर लक्ष्य निर्धारित करें, भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त रहना। ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे,
समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है? समय का हमारे जीवन में यह महत्व है कि भविष्य के निर्माण में समय सहायक होता है। ये अभी हमने यहाँ पर 2-3 बातें पढ़ी थी जो उसमें भविष्य के निर्माण में समय सहायक ये दिया गया था, भविष्य के निर्माण में समय सहायक होता है। और लक्ष्य निर्धारित करने वाली बात भी हमारे लिए यहाँ दी गई थी। एक बार मैं इसे थोड़ा देखूंगा तो हमें मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर आता है नींव को मजबूत करने के लिए ये यहाँ पर मूल मंत्र दिया गया था कि एक लक्ष्य बनाएंगे हम और उसमें आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे क्या दिया गया था? चौथा सवाल, हम अंततः लक्ष्य से कैसे दूर हो जाते हैं? हम लक्ष्य से कैसे दूर हो जाते हैं? तो हम दूर हो जाते हैं जब हम वर्तमान में क्या करते रहे? चिंता करते रहते हैं। तो वर्तमान में आप सोचते रहोगे कि आगे क्या होगा, तो आप लक्ष्य से दूर हो जाओगे। भविष्य की चिंताएं वर्तमान के कर्म में बाधा उत्पन्न करती हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। ये वर्तमान का परिश्रम भविष्य में लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक होता है, ये बात भी सही है। तो दोनों बातें सही है और इसकी सही व्याख्या भी हमें समझ में आ रही, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ग के साथ जाएंगे। तो बताइएगा कि आप पे कितना ये सेट बना।